Hello, viewers. We are back with another episode of Career Counseling. Today, we have a mathematician expert. He is a wizard in mathematics. Can you imagine somebody actually make his specialty? He is a current PhD scholar in mathematics from IIT Kharagpur. So we welcome Arjun Lakra on our show, and he will lead us as how to make mathematics a profession in Adivasi way of living. So welcome, Mr. Arjun Lakra. Hi, Johar. Hi, Johar. Thank you for welcoming me, giving me chance to speak here and influence others. It's my pleasure here to speak. You can ask your doubts if any. Okay, I will answer your questions. ठीक है. How do you make mathematics a useful tool in your daily life? Uh, Daily life, it's very useful, I think, because if you go anywhere, it's everywhere mathematics. जैसे कि आप दुकान पे भी जाते हो, तो you can calculate actually discounts कि आपको कितना मिल रहा है. You can manage your bill according to that. तो आप लोगों को कोई उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वसूल नहीं कर सकता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. You can actually prepare your monthly budget. जैसे कि आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू डैट आप सेविंग भी कर सकते हैं. ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया. बेसिक अगर आपको 10th तक का भी मैथमेटिक्स आता है तो 10th 12th का. उसके बाद अगर डेली लाइफ में बस 10th 12th का ही मैथमेटिक्स यूज है. अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ा हाई लेवल मैथमेटिक्स आएगा. तो उसका बेसिकली रिसर्च लेवल पे यूज होता है, जिसको मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं, रिसर्चर्स यूज करते हैं, बाकी फील्ड के यूज करते हैं. जैसे कि एक होता है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो स्टैटिस्टिक्स में होता है. तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं या फिर फैन होते हैं कि जब भी आपका कुछ खराब होता है अप्लायंसेस, तो वो आपका वारंटी पीरियड के बाद जस्ट खराब हो जाता है. तो ये भी एक मैथमेटिक्स है. तो इससे जो बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए भी यूज करते हैं. तो ये तो एक एग्जांपल हो गया. अच्छा, ये बात बताइए, आपको कब पता चला कि यू वांट टू स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स? मुझे 12 जब मैं आईएससी कर रहा था तब मुझे पता चला. 10th तक आई वाज वीक इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, बेसिकली विलेज से. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का उतना एक्सेस था नहीं और टीचर्स भी अच्छे नहीं थे. तो 10th तक मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था. उसके बाद फिर जब मैं आईएससी में गया तो मैंने मैथमेटिक्स लिया. तो फिर वहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी प्रैक्टिस करना शुरू किया. तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आई एम गुड एट मैथमेटिक्स. तो फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मैथमेटिक्स ही पढ़ना है. तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स किया, फिर उसके बाद बस मैथमेटिक्स पे ही चल रहा हूँ. ओके, वंडरफुल. आप जरा अपना पर्सनल स्टोरी जरा बताइए, लाइक व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? आप कौन से विलेज के हो? सो जस्ट मे बी यू कैन टेल अस, कि कैसे माहौल से आप उठ के अभी आप करंटली आर इन द सेकंड टर्म ऑफ योर पीएचडी स्कॉलरशिप, राइट? सो या मेरा विलेज है यहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट पे एक इटकी ब्लॉक है. पहले ये बेड़ो ब्लॉक पे पड़ता था. तो उस पे एक गाँव है कुल्ली. तो ये हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है. तो यहाँ से मैं स्कूल जाता था. यहाँ पे जो सबसे पास में स्कूल है वो या फिर इटकी या फिर बेड़ो या फिर नगड़ी जाना पड़ता है. इटकी, बेड़ो या फिर नगड़ी. अभी तो पास में भी कुछ स्कूल बन गए, पर उस टाइम पे यही 3 जगह थे जहाँ पे स्कूल होता था. तो ये अराउंड मेरे स्कूल से लगभग 15 किलोमीटर, 10 to 15 किलोमीटर सबका रेडियस है. तो वहाँ पे हम जाते थे. यहाँ से मैं हाईवे पे जाता था साइकिल से. बचपन में पैदल जाता था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो साइकिल पे जाता था. फिर वहाँ पे हाईवे के बाद वहाँ पे बस वगैरह आती थी, तो फिर वहाँ से जाते थे. ओके. तो फिर वहाँ पे मैंने मैट्रिक वहाँ पे दिया. उसके बाद फिर मैट्रिक देने के बाद एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड, क्योंकि मेरे फैमिली में उतना कुछ कोई एजुकेटेड था नहीं. तो गाइडलाइन मुझे मिला नहीं थी कि मुझे करना क्या है. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईएससी करना है. तो फिर
आईएससी करने के लिए मैं बॉडी मोड ये स्कूल है आरटीसी, वहाँ से आईएससी किया। फिर वहाँ से फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया संजय जेवियर सांची में। वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद भी मैं कंफ्यूज था कि करना क्या है मुझे। फिर वहाँ की टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि आप जैम में अप्लाई करो, तो वहाँ पे शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फिर मैंने जैम में अप्लाई किया, तो फिर हो गया। तो फिर आईआईटी दिल्ली चला गया। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे 6 मंथ पढ़ाया। उसके बाद फिर लगा कि अब इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए। तो फिर पीएचडी के लिए सोचा, फिर अप्लाई किया। तो फिर अभी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। दैट्स अ वंडरफुल इंस्पायरिंग स्टोरी कि कैसे आप एक छोटे से गांव से निकल फिर आपने आईआईटी दिल्ली में से अपने एमएससी किया, राइट? फिर या पीएचडी स्कॉलरशिप भी है। ग्रेट। ओके, अभी आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या है? एक्चुअली मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता हूँ अभी, इसीलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उसके बाद बस यही है मेरा गोल कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊँ, और ओके। अगर रिसर्च हो तो साथ साथ एक्सपीरियंस, अच्छा रिसर्चर भी बन सकूँ। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीचिंग का? एक्चुअली आई एंजॉय टीचिंग। मैं मतलब प्रोफेशनली तो नहीं, पर जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी से दोस्तों को या फिर जूनियर्स को पढ़ाता था, तो मुझे उसी टाइम से टीचिंग अच्छा लगता था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मुझे टीचर ही बनना है। तो मुझे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6 मंथ पढ़ाया, तो डेट वाज मतलब सबसे अच्छा दिन था मेरे लाइफ का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। वंडरफुल। ओके, एंड आई बिलीव यू हैव अ यूट्यूब चैनल आल्सो जहाँ पे आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, आई हैव ए यूट्यूब चैनल, इट्स ऑन माय नेम अर्जुन लकड़ा। वहाँ पे अभी मैं 10th की वीडियोस डाल रहा हूँ। एक्चुअली आई एंजॉय टीचिंग, तो मैं बस यूट्यूब वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अभी 10th का डाल रहा हूँ, आगे चल के उस पर मैं और ऐड करूँगा। अभी तो जितना टाइम मिलता है उतना थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पर डालता हूँ। फिर आई थिंक 11-12 उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल तक का भी डालूंगा। ओके, ग्रेट, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, हमारे आदिवासी कम्युनिटी में मैथ्स को फोबिया के तरीके से देखा जाता है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके बैचमेट्स, आपके सीनियर्स या अभी भी करंटली जूनियर्स, इज देयर मैथमेटिक्स फोबिया इन योर कम्युनिटी? यस, ये चीज़ है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोग मैथमेटिक्स लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं काफ़ी टफ है, बट ये उतना टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बस दूसरे सब्जेक्ट की तरह ही, अगर आपका इस पे इंटरेस्ट है तो ये भी आपको आसान लगेगा। जैसे आपको हिस्ट्री हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको आसान लगता है। तो इसमें भी अगर मैथमेटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट है तो आपको आसान लगेगा। बस अगर आपको थोड़ा भी अच्छा है मैथमेटिक्स में, आप मतलब आप ट्राई नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं। मुझे भी मतलब 11-12 तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं भी मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ। तो एक रियलाइजेशन का चीज़ है कि आप लोगों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप तो किसी भी लाइफ टाइम में कभी भी आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि डरने की जरूरत है। आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी ट्यूशन नहीं किया। आईएससी में भी ट्यूशन नहीं किया था, ग्रेजुएशन में भी ट्यूशन नहीं किया, जेएम भी बिना ट्यूशन के क्वालिफाई किया, नेट जेआरएफ भी बिना ट्यूशन के क्वालिफाई किया। तो आई थिंक एवरी वन कैन डू इट। जबकि मेरा 10th तक का मैथमेटिक्स काफी खराब था, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि मैं मैथमेटिशियन हूँ। तो उस समय एक्चुअली मैं जब मैंने मैथमेटिक्स करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ। ओके। तो आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। तो आई थिंक जैसे यहाँ पे गांव सब में या फिर जो भी नॉर्मल कम्युनिटी है, तो स्कूल्स में एक्चुअली मैथमेटिक्स टीचर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी स्कूल होते हैं शायद वहाँ पे उनको सैलरी अच्छा नहीं मिलता, तो अच्छे टीचर आते नहीं है। तो ये कारण हो सकता है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता बचपन में। तो जब शुरू से ही वो उनका डर बना हुआ रहता है, तो फिर वो आगे जाके भी नहीं लेते हैं। तो अगर आप 11-12 तक तो आपको शायद अच्छे टीचर ना मिले, पर अगर आप मेहनत करके अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट जग सकता है। तो आई थिंक स्कूल लेवल में इसीलिए अच्छे टीचर नहीं होते, क्योंकि उनको सैलरी अच्छा नहीं मिलता है। तो जो भी मैथमेटिक्स में अच्छा है वो कम सैलरी में नहीं काम करेगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ओके, तो आप कितना घंटे
पढ़ते थे मैथ्स को, प्रैक्टिस करते थे स्कूल डेज में? सॉरी, वन सेकेंड। हाउ मेनी आवर्स डिड यू पुट इन प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स? ओके, यूजुअली 10 तक तो मैं बिल्कुल ही मैथमेटिक्स प्रैक्टिस नहीं करता था। उस समय तो मैं बस मतलब जो लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन था उसको मतलब आई थिंक उस समय मैंने मैथमेटिक्स समझा भी नहीं था, मैंने रट्टा मार मार के पास किया था जो भी ओके। था। फिर 11-12 में मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने लगा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ और मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। तो फिर मैंने मतलब डेली लगभग 6 घंटा 8 घंटा बस मैथ प्रैक्टिस करता था। तो अराउंड 6 मंथ होते होते मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा हो गया। उसके बाद फिर मुझे मैथमेटिक्स के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। तो जैसे आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो गया तो मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस अपने आप बन जाते थे, जैसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो अगर मैं मैथमेटिक्स में टाइम देता था तो ऑटोमेटिकली मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाता था। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। तो मैं मैक्सिमम टाइम मैथमेटिक्स में देता था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम देता था, फिर भी मेरा वो अच्छा हो गया था। अच्छा, अभी मेरा दूसरा सवाल ये है, आप ये बताइए, अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड हो रखा है अबाउट वैदिक एंड सिंगापुरियन मैथ्स। इस फील्ड में आपका क्या इनपुट है? शायद इस फील्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने सुना तो है पर ये है एक्चुअली है क्या, ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी। ओके। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में, तो मैं शायद इस पे कमेंट कर आई दूंगा। थिंक वैदिक जो मुझे समझ में आया है कि इट्स समथिंग अगेन, जैसे एबाकस होती है, आपके पास वो बीड्स होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली लाइक टाइनी टॉट्स, किंडरगार्टन वाले बच्चे वो एबाकस से स्टार्ट कराते हैं काफी जगह। तो वो हाँ उससे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाती है। तो वैदिक इज वेरी इंडियन एंड सिंगापोरियन इज जो वहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो यही है कि लोग, आप कुछ वीडियोस देखेंगे, बच्चे उंगली में काउंट, मतलब बहुत ह्यूज नंबर, समथिंग लाइक अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है शकुंतला देवी पे, वैसे ही बहुत बड़े बड़े नंबर्स को बच्चे जस्ट बाय फिंगर काउंटिंग मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे निकाल लेते हैं। तो वही मुझे आपसे पता करना अच्छा। था ये। हाँ, ये एक्चुअली दिस इज अ नंबर थ्योरी। एक्चुअली ये नंबर थ्योरी है, उसको मतलब कुछ लोग अपने तरह से डिफाइन करके उसको अलग नाम देते हैं, पर इट्स एक्चुअली नंबर थ्योरी। शकुंतला देवी भी नंबर थ्योरी की ही है, जो हमारे ओके। रामानुजान सर भी थे। तो हम्म। शकुंतला देवी मतलब काफी मतलब बड़े बड़े नंबर्स को तुरंत कैलकुलेट कर लेती है। तो वो नंबर थ्योरी का खेल है, उसके कुछ थ्योरम्स है, कुछ रिजल्ट्स है, उसको अप्लाई करके वो सब हो जाता है। तो उसको मतलब जो नॉन मैथमेटिशियन है उनको मतलब उस टाइप का अलग नाम देके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही चीज़ है, इट्स यूजफुल। अगर आप मतलब आपको मतलब अगर आप मैथमेटिशियन नहीं है तो आपको दूसरे मतलब फील्ड में यूज आ रहा है अगर मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन का, तो आपके लिए अच्छा है ये, अगर आप कम समय पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये नंबर थ्योरी का कुछ रिजल्ट यूज करके इसको बस फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके। इज देयर एनी टिप्स एंड ट्रिक्स सजेस्टेड बाय यू, जो बच्चे सिविल सर्विस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स करते हैं, तो आपका क्या सजेशन होगा, किस सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स के कौन से टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? आई थिंक जो एसएससी या फिर सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें तो जैसे आप बोल रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, ये तो अगर वो अच्छा कर ले तो उनके लिए काफी बेनिफिट होगा क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती है। हम्म। तो ये उनको यूजफुल होगा, ये वो अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक मैंने जहाँ तक देखा है 10th लेवल का अगर उनका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो सीजीएल या फिर एसएससी वगैरह एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर 10th तक का उनका अच्छा मैथमेटिक्स है तो। और अगर 12th तक का भी अच्छा है तो रीजनिंग के भी काफी क्वेश्चन मतलब आसानी से बन जाते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो रीजनिंग भी आपका अच्छा हो जाता है। तो ये मैथमेटिक्स आपको रीजनिंग में भी हेल्प होता है। ओके। अगर 12th तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आपका यूपीएससी के लिए देखें तो अगर आप ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है वो मैंने देखा काफी आसान होता है। तो आप ऐसा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है, अगर उसके लिए ऑप्ट करना चाहे मैथमेटिक्स तो ये काफी यूजफुल होगा। और मैंने कई मेरे दोस्तों को भी देखा है, तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो वो स्कोरिंग होता है। अगर यूपीएससी में मैथमेटिक्स लेके एडिशनल सब्जेक्ट लेके करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट्स यूजफुल। ओके। ऑलराइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कोविड के चक्कर में बच्चे स्कूल्स तो जा नहीं रहे हैं, सो स्पेशली लाइक 10th एंड 12th के बच्चे जिनके पास अभी मैथ्स होगा एंड
टीचर के साथ कांटेक्ट बहुत मिनिमल है, ओनली ऑनलाइन है, तो व्हाट विल बी योर वर्ड्स ऑफ विजडम की हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर दिस एकेडमिक सेशन? इन absence ऑफ टीचर सबसे अच्छा फ्रेंड तो बुक्स है। जब भी आपको नॉलेज चाहिए तो नोट्स पे तो कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। नोट्स इज ओनली फॉर एग्जाम। आप नोट्स से एग्जाम पास कर सकते हो पर आपको नॉलेज नहीं मिल सकता है नोट्स से। तो अगर आप बुक्स अच्छे से पढ़ें, हर एक एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें। अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, उसको आपको पूरा घुस के ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को, आई थिंक दूसरे सब्जेक्ट को भी आप घुस के ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज से मत जाइए। पहले जैसे कि आप 10th या फिर 12th में भी हैं या फिर 11th-12th में जो भी है या फिर उससे नीचे भी हैं, तो उस पे एक थ्योरी रहता है जिसको कोई जनरली नहीं पढ़ता है या फिर टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। हर मैथ्स के एक चैप्टर के पहले में एक थ्योरी होता है। अगर आप वो थ्योरी अच्छे से पढ़ लें तो वही सारी चीज़ें आपको टीचर्स बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो उस पर सारा कुछ डिटेल रहता है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 2-3 बार उसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो आप समझ लिया, फिर उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया तो मेरा पढ़ने का तरीका यही होता था। मैं पहले अच्छे से थ्योरी को समझ लेता था कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लेता था, उसको समझ लेता था। उसके बाद फिर सारे एग्जाम्पल्स करता था, उसके बाद फिर क्वेश्चन करता था। और मेरे से जब मैं थ्योरी को अच्छे से पढ़ के सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन करके करता था तो मुझसे सारे क्वेश्चन हो जाते थे एक्सरसाइज के। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन अटक गया। हो सकता है किसी क्वेश्चन पे टाइम लगता था, पर मैंने कभी किसी से मतलब डाउट नहीं पूछा मैथमेटिक्स में, मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं खुद से ही प्रैक्टिस कर करके उसको करता था। आई थिंक दिस इज यूजफुल। आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से ही जितना कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरे से पूछते हैं तो आपके सोचने का दायरा घट जाता है, मतलब आपका थिंकिंग पावर घटेगा। जब आप खुद से ही चाहे जितना भी टाइम लगे खुद से करेंगे तो आपका सोचने का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ेगा। वो हो सकता है उस क्वेश्चन में आपका टाइम लगा पर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर क्वेश्चन। आप जब एक चीज गलत करते हैं फिर उसको मतलब काफी अटेम्प्ट के बाद उसको आप सही करते हैं तो आपको बहुत सारा तरीका सोचने का पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो दैट विल, अगर आपको कुछ दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास सोचने का उतना तरीका है कि हम ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। ये जो लेकिन 10th स्टैंडर्ड के जो वीक स्टूडेंट्स है, हाउ वुड यू मोटिवेट देम टू एक्चुअली डू देयर 10th एंड 12th रियली वेल? क्योंकि बच्चों में इतना इंटरेस्ट लेवल डेवलप ही नहीं होता। और एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट रिमोट विलेजेस, ये बहुत शहरों में, लाइक मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो यहाँ पे मेरे बैचमेट्स काफी लोगों को मैथ्स का फोबिया रहा है। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, हाउ टू कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड इन मैथमेटिक्स? क्योंकि 10th में है और करना ही है, जब पता है कि 10th क्लियर करना है, दिस इज योर फर्स्ट पब्लिक एग्जाम, तो कैसे अच्छे से क्लियर करें? आई थिंक जो 10th एंड 12th का होता है, अगर स्कोर करना है तो आपका, अगर 10th ईयर का कोई 10 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर ले, अगर स्कोरिंग मतलब स्कोरिंग की मैं बात करूं तो आई थिंक आपका 60-65 आसानी से आ जाएगा अगर आप उतने अच्छे से कर लेते हैं, अगर रट्टा भी मार लिया तो भी। Okay. और अगर मतलब अगर आपको सीखना है तो बेसिकली ये होता है कि बचपन में जैसे हम 7, 8, 9 क्लास होता है तो हम उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उस टाइम हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निकलिटी जो रहती है मैथमेटिक्स की वो छूट जाती है। दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आप 7, 8, 9 अगर उसका नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आप डायरेक्ट 10 में भी पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाता है। पर मैथमेटिक्स के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो स्मार्टफोन का ज़माना है, आपके पास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी का सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप पीछे जाइए 7, 8, 9 क्लास में, कहीं उसका डेफिनेशन क्या हुआ होगा, वो क्या चीज़ होता है। जैसे आपको सपोज एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है या फिर दो फ्रैक्शन को ऐड नहीं करना आ रहा है तो उसका मेथड आपको 6 या 7 क्लास में होगा। आप उसको वहाँ पे जाके वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर वापस आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने एक बार कर लिया तो फिर वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगा, वो चीज़ आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आप 12 में आ गए, आपको ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आपको करना 11 या फिर 12 में, 11th में आई थिंक। तो वहाँ पे आपके पास जो डिग्रीज की वैल्यू होती थी वो डायरेक्ट वहाँ पे नहीं दिया हुआ होगा 11th क्लास में, तो आपको जाके 10th क्लास में देखना पड़ेगा कि ये कैसे होता था।
तो रिवाइज मतलब प्रॉपर हमेशा रिवाइज करते रहना है मैथमेटिक्स से। प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप कुछ चीज़ भूल भूल गए तो आपको पीछे जाके उसको रिवाइज कर लीजिए कि ये चीज़ ऐसे होता था, फिर आप देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस आप मतलब पीछे नहीं जाना चाहते हैं, उसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा है। बस आप एक बार चले गए, फिर देख के आ गए, बस समझ में आ गया। अच्छा। मैं एक्चुअली मैं अभी भी मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मैं मतलब हर चीज़ तो याद नहीं रखा जा सकता है। अभी भी मैं कुछ चीज़ें ग्रेजुएशन की भूल जाता हूँ या फिर 12th की भूल जाता हूँ या फिर नीचे लेवल की भूल जाता हूँ, तो मैं एक बार जाके रिवाइज़ कर लेता हूँ तुरंत सा कि अच्छा ये चीज़ क्या था? तो फिर वो चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि व्हाट आर दी करियर अपॉर्चुनिटीज जो मैथ्स बेस्ड है? आपकी फर्स्ट करियर अपॉर्च्युनिटी तो आपको अगर बॉयज़ के लिए आती है 11th तक ईयरिंग में वो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से एनडीए में आपको 4 साल की पढ़ाई कराते हैं। शायद उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद फिर 4 साल के बाद सीधे आई थिंक लेफ्टिनेंट मेजर का पोस्ट मिलता है उनको। मैंने भी अप्लाई किया था एनडीए के लिए। इट्स नॉट वेरी टफ, यू कैन क्वालिफाई। मैंने रिटन क्वालिफाई किया था, मुझसे एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था। तो रिटन आई थिंक अगर आपका 11 आपको 11 का मैथमेटिक्स अच्छा है 11th-12 का, तो यू कैन क्लियर इट। और आपको कुछ उसमें जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिकली 10th क्लास का जो आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी होता है और बेसिक साइंस होता है, वो सब अच्छा रहा तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या क्या ज़रूरत है। तो ये तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है लड़कों के लिए एनडीए का। उसके बाद फिर आप 12 के बाद तो काफ़ी सारे, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही एनडीए में अगर जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए और जिनको आर्मी में जाना है तो सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आरबीआई में पोस्ट आते हैं मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिस्टिशियन के लिए। और एक नाबार्ड है, नाबार्ड आई थिंक बैंक है, वहाँ पे भी मैथमेटिशियन की अच्छा खासा पोस्ट आता है, काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट है। उसके बाद आप अगर आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो आपको जेईई क्लियर करना रहेगा ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप जेईई फोकस कर रहे हैं तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप पार्ट से अगर प्रिपरेशन करना शुरू करें तो यू कैन कर इट, क्योंकि ये जेईई जैसा नहीं होता, क्योंकि जेईई में जो होता है, जेईई में जो टफनेस आता है उसमें मैंने देखा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे इतना नहीं पता है कि वो होता तो 12 लेवल एग्जाम है पर वहाँ उसमें एमएससी तक के क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर आप उससे प्रिपरेशन करें तो अगर चीज़ें आसान है तो आप एमएससी का सिलेबस इतना होता आप नहीं पाओगे। इसीलिए उसमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, अगर आप जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। पर जेईई के साथ ऐसा नहीं है, आप उससे प्रिपेयर करके आप कर सकते हैं। उसमें हमें ग्रेजुएशन लेवल का ही हमें क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप उससे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने जेईई क्लियर कर लिया तो किसी आईआईटी से आप आईआईटी या फिर एनआईटी से एमएससी कर लिया तो फिर उसके बाद अगर आपने नेट कर लिया तो फिर आप एक तो ऑप्शन पीएचडी है ही, ऐसा एक्स्ट्रा आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं तो भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज भी स्टैटिस्टिशियंस को उठा रही हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोग्रामिंग आना चाहिए आपको, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं आर कोड पे। आप तो मैथमेटिक्स के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, जैसे पाइथन हो गया, फिर आर हो गया या फिर सी हो गया। तो उससे आपको मतलब प्राइवेट कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से भी प्लेसमेंट हो जाता है एमएससी के बाद। उसके ओके। बाद एमएससी के बाद आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स है तो, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर के लिए। उसका प्लेसमेंट भी अभी काफ़ी हाई जा रहा है। ये नया नया सब्जेक्ट है, अभी शायद सिर्फ खड़गपुर करा रहा है और आई थिंक बॉम्बे करा रहा है, उसके अलावा कहीं पे नहीं। इसका पैकेज काफ़ी हाई जाता है। आप अगर एमसीए करना चाह रहे हैं तो अभी आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। अगर आप एमसीए एंट्रांस टेस्ट देना चाह रहे हैं तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसको क्लियर करना काफ़ी आसान होता है। मैंने मेरे बैचमेट से देखा है कि जो लोग बीसीए किए हुए रहते हैं उनसे, उनके कंपेरिजन में
जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के होते हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं एमसीए का भी एग्जाम। तो उसके बाद अगर आप एमसीए भी कर रहे हैं तो भी अगर एमसीए वालों को भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। उसके बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तब तो ऑप्शन नहीं, आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के फील्ड पे भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च तो आप मैथमेटिशियन से कहीं भी जा सकते हैं, हर फील्ड पे खुला है। अच्छा, अब ये आप बताइए, ये आपका पीएचडी टॉपिक क्या है अभी? हाँ, तो मेरा पीएचडी टॉपिक फंक्शनल डेटा एनालिसिस है। एक्चुअली जो स्टैटिस्टिक्स का फील्ड होता है और मैथमेटिक्स का होता है, दोनों काफ़ी अलग होता है। मतलब जिनका स्टैटिस्टिक्स अच्छा होता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं होता है। तो ये जो फंक्शनल डेटा एनालिसिस है, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक ही साथ एक तरफ देखा जाए तो ये इंटरडिसिप्लिनरी मतलब रिसर्च है, मतलब मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो मैं इससे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों कंबाइन करके काम करता हूँ। Wow, great. Okay. So, dear viewers, we'll be now winding up this session. Thank you, Mr. Arjun Lakra, for taking time for this session. आपने बहुत ही important inputs, guidelines दिए बच्चों के लिए, anybody who is interested in pursuing mathematics as a career. और फोबिया से डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअली जस्ट टाइम निकालना है। आप इतना सोशल मीडिया करते हैं, उससे ज्यादा आप अपने ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशंस देख लीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, and 10-year question papers देखिए। So these are the ways you can actually improve and build on your mathematics. हमेशा external factors को कुछ excuse बनाकर हमेशा maths से भागने की जरूरत नहीं है। आप उसका especially school students आपको तो face करना ही है। You have to give your exams, try excelling in it. So अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, and we'll be bringing more inspiring stories on this channel. This is Judy Ba signing off. Thank you.